नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं वैश्क गौरी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही छत्तीसगढ़ के सियासी दलों में उम्मीदवारों को लेकर अब होड़ मचनी शुरू हो गई है। एक सीट पर कई नेताओं के टिकट की दावेदारी करने से कांग्रेस और बीजेपी आलाकमान अच्छी खासी उलझन में है और इस बीच 15 साल बाद सत्ता पर काबिज हुई कांग्रेस के पास जहां इतिहास बदलने की चुनौती है, तो वहीं राज्य गठन के बाद हुए लोकसभा चुनाव में अपनी जीत के आंकड़ों को बरकरार रखने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। दोनों ही पार्टियों में नामों को लेकर मंथन का दौर लगातार जारी है। तो इधर अजीत जोगी की जेसीसी ने भी बसपा के साथ चुनावी दंगल में उतरने का ऐलान किया है, जिस वजह से लोकसभा चुनाव में सूबे में नए सियासी समीकरण बन रहे हैं और ऐसे में कौन चुनाव जीतकर संसद के गलियारे तक पहुंचेगा, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार भी अच्छा खासा गर्म है। इसके साथ सियासी दलों के सामने जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों का चयन भी एक बड़ी चुनौती है और इसी बेहद ही खास मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। खास पेशकश उम्मीदवारों पर उलझन में। बीजेपी और कांग्रेस ने उम्मीदवारों पर मंथन कर लिया है। बीजेपी की 16 और 18 को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकों में उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगेगी, तो वहीं कांग्रेस भी जल्द अपनी सूची जारी कर सकती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। चुनाव के ऐलान के साथ ही सभी की नजरें टिकी है 11 सीटों के लिए सियासी दलों के योद्धाओं पर। बीजेपी की ओर से साफ नजर आ रहा है कि इस बार ज्यादातर सीटों पर नए लड़ाकों को मौका दिया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 15 दिनों में सभी पार्टियों की अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। बीजेपी जिस उम्मीदवारों पर दांव लगा सकती है उनमें रायपुर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद रमेश बैस के अलावा बृजमोहन अग्रवाल और मोतीलाल साहू प्रबल दावेदार हैं। बिलासपुर से पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, मौजूदा सांसद लखन साहू के साथ साथ नरेश गुप्ता, दुर्ग लोकसभा सीट के लिए विजय बघेल, वीरेंद्र साहू या पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे पर दांव लग सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा में है राजनांदगांव सीट। माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ही उम्मीदवार बनाए जाएंगे। हालांकि पैनल में मधुसूदन यादव और मौजूदा सांसद अभिषेक सिंह भी है। बस्तर सीट के लिए सांसद दिनेश कश्यप के अलावा उनके भाई और पूर्व मंत्री केदार कश्यप, सुभाव कश्यप का नाम भी चर्चा में है। कांकेर लोकसभा से सांसद रहे विक्रम उसेंडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर उनकी दावेदारी खत्म मानी जा रही है, लेकिन पिछले चुनाव का इतिहास बताता है कि उन्हें टिकट दिया जा सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव के ठीक पहले विष्णुदेव साय को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी। इसके बाद ही साय को उम्मीदवार बनाया गया था। सरगुजा लोकसभा सीट के लिए विजयनाथ राम चौधरी की दावेदारी सामने आई। उनके अलावा लखन देवांगन, जोगेश लांबा और भैयालाल राजवाड़े भी प्रबल दावेदार हैं। जांजगीर चंपा लोकसभा सीट से कमला देवी पटेल को बदला जा सकता है। उनकी जगह अमरीश डागड़े, पुन्नूलाल मोहिले, निर्मल सिन्हा में से किसी एक को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। महासमुंद लोकसभा सीट से चंदूलाल साहू के अलावा अजय चंद्राकर और रघुनंदन साहू के नाम चर्चा में है। वहीं रायगढ़ में मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय का नाम भी लगभग तय है। हालांकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि आखिरी फैसला आला कमान ही लेगा। लोकसभा के दृष्टि से चुनाव की अलग अलग माननीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में विक्रम उसेंडी जी, धर्मलाल कौशिक जी और सारे हमारे पवन साय जी और वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में चर्चा हुई और 11 लोकसभा की दृष्टि से, लोकसभा के संचालन की दृष्टि से अलग अलग बैठकें का तारीख तय हो गया, स्थान तय हो गया। वहीं इस बार कांग्रेस पार्टी अपने नए फार्मूले के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। कांग्रेस नए चेहरों के साथ महिला प्रत्याशियों को तरजीह देने की बात कही है। इस बार कांग्रेस पार्टी औद्योगिक कांग्रेस में संभावित उम्मीदवारों में रायपुर लोकसभा सीट के प्रमोद दुबे,
किरणमयी नायक, गिरीश देवांगन के साथ महंत रामसमुंदर दास का नाम शामिल है। बिलासपुर से अटल श्रीवास्तव और वाणी राव प्रमुख जगह हो सकती है। दुर्ग लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस प्रतिमा चंद्राकर, राजेंद्र साहू या जितेंद्र साहू को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बस्तर से मंत्री कवासी लखमा, देवकी कर्मा या फिर छबिंद्र कर्मा, कांकेर से फूलो देवी नेताम या फिर मनोज मंडावी, सरगुजा लोकसभा सीट से खेलसाय सिंह या अजय सिंह की उम्मीदवार हो सकती है। चर्चा है कि गोरबा लोकसभा सीट के लिए विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत या पूर्व नौकरशाह आरपीएस त्यागी पर दांव लगाया जा सकता है। जौजगीर चंपा सीट के लिए गुरु खुशवंत दास या फिर पद्मा मनहर, राजगढ़ सीट से पुष्पा देवी सिंह, आरके सिंह या फिर लालजीत राठिया के नाम की मंजूरी मिल सकती है। वहीं महासमुंद के लिए गुरुमुख सिंह होगा, भवानी शुक्ला या फिर चंद्रशेखर शुक्ला का नाम भी चर्चा में है। तो कांग्रेस के नामों को मंजूरी दे दी है और कभी भी सूची जारी हो सकती है। नहीं, हम तो खैर उन्होंने पूछ दिया जैसे मैंने कहा, लेकिन हम अपने जो शेड्यूल है उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे पीसी बैठक हो चुकी है, स्क्रीनिंग की भी बैठक हो चुकी है और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक जिस दिन तय होगी उस दिन फाइनल हो जाएगी। बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस गठबंधन से सभी सीटों को लेकर फिलहाल कुछ भी साफ नहीं है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं कर पाई है। उम्मीद जताई जा रही है कि कोरबा सीट से अजीत जोगी या उनके बेटे अमित जोगी चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं बिलासपुर सीट से अजीत जोगी की पार्टी से विधायक धर्मजीत सिंह और रायगढ़ से रेणु जोगी मैदान में उतर सकती है, जबकि जौजगीर चांपा और सीट में दाऊराम रत्नाकर की दावेदारी प्रबल मानी जा रही है। आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। और इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रायपुर स्टूडियो में एक बेहद ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया। चलिए तारुफ आपका करवाते थे। नरेश गुप्ता है, बीजेपी नेता है। गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। किरणमयी नायक है, कांग्रेस प्रवक्ता है। किरणमयी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और रविकांत कौशिक जी है, वरिष्ठ पत्रकार। रविकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। गुप्ता जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। भाई, लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन अभी तक तय नहीं हो पाया है कि किसको मैदान में उतारा जाएगा। वक्त बहुत कम बचा है। देखिए, चुनाव की घोषणा अभी पिछले हफ्ते हुई है 10 तारीख को। अतिशीघ्र नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। उनके ही मार्गदर्शन पर चुनाव लड़ते हुए हम अपने यहाँ 11 कैंडिडेट्स की घोषणा अतिशीघ्र कर देगी भारतीय जनता पार्टी। और चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी सक्षमता से तैयार है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर पूरा संजीदगी से काम कर रही है और कार्यकर्ताओं को हम डे टू डे बेसिस पर उनसे फीडबैक लेकर कैंडिडेट्स की अतिशीघ्र घोषणा की जाएगी। कहीं वही सिर्फ टब्बल की नौबत तो नहीं आन पड़ेगी जो हमने विधानसभा चुनाव के वक्त देखा था और जिसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ा? देखिए, यदि प्रजातंत्र है और टिकट किसी एक को मिलती है और राजनीतिक दल में हजारों और लाखों की संख्या में लोग कार्य करते हैं, इसी उम्मीद के साथ काम करते हैं कि वो किसी न किसी दिन एक अंजाम तक राजनीतिक स्तर प्राप्त करेंगे, तो ये बहुत आसान है। लेकिन सुरफरोबल की स्थिति नहीं है। कंपटीशन जरूर होगा और प्रतियोगिता नहीं होगी या वो स्थिति नहीं होगी तो फिर राजनीति में तो एक शून्यता की स्थिति निर्मित हो जाएगी। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो बेहतरी की ओर आगे बढ़े, लेकिन मानेंगे नहीं कि गुटबाजी है। अलग अलग तर्क देके बात को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन गुटबाजी नहीं मानी जाएगी। किरणमयी नायक जी, हालांकि आप लोगों की तो तैयारी पूरी दिखी रही है। जिस तरह से आपके जो मंत्री हैं रविंद्र चौबे ने भी कहा था कि हमारे तो कैंडिडेट्स बिल्कुल तैयार हैं, बस मैदान में भेजना बाकी है। भाई, वो कौन कौन से 11 कैंडिडेट्स हैं जिनको बस मैदान में रवाना करने की तैयारी में अब कांग्रेस पार्टी है? देखिए मैडम, हमारे यहाँ से प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है। यहाँ से पैनल दिल्ली भेजा जा चुका है और दिल्ली में जो एक स्क्रीनिंग कमेटी थी उसकी भी बैठक हो चुकी है। अब केवल केंद्रीय चुनाव समिति की मोहर लगना बाकी है। तो जब स्क्रीनिंग कमेटी से दिल्ली में गया है केंद्रीय चुनाव समिति में, तो ये कॉन्फिडेंशियल होता है। इसकी जानकारी तो मेरे ख्याल से माननीय मुख्यमंत्री के अलावा और किसी को नहीं होगी, क्योंकि उस स्क्रीनिंग कमेटी में केवल मुख्यमंत्री जी थे और हमारे प्रभारी गण थे और दिल्ली के कुछ पदाधिकारी गण।
इसलिए हमारी जो जमीनी तैयारी है वो हो चुकी है। इसके बाद हमारे जो राष्ट्रीय प्रभारी है पीएल पुनिया जी, उन्होंने एक टेलीफोनिक सर्वे पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं के पास फोन करके लिया है, फीडबैक लिया है कि उनके मैसेज के बाद में बीप बजती है और उस बीप के बाद 10 सेकंड में सबको अपने अपने प्रोबेबल जीतने वाले उम्मीदवारों का नाम बताना है। तो वो फीडबैक भी दिया जा चुका है। तो कार्यकर्ताओं से कई राउंड के जो फीडबैक थे वो उनके अलावा स्पेशलाइज्ड जो फीडबैक है वो भी हो चुका है। पहले जो सर्वे है वो कई राउंड के सर्वे हो चुके हैं जी। तो हमारा जो लिस्ट है वो मुझे लगता है कि हो सकता है कि पहले और दूसरे चरण की लिस्ट आज या कल में भी आ सकती है और या फिर मैक्सिमम यदि होगा तो 16 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लिस्ट डिस्क्लोज हो जाएगी। जी कौशिक जी, क्योंकि आप लंबे वक्त से छत्तीसगढ़ की राजनीति को देख रहे हैं और बहुत भली भांति आप इसको समझते भी हैं। अगर हम पहले के चुनावों की 2003 के चुनाव की बात करते, फिर 8 की बात करते, 13 की बात करते हैं और अगर हम 2018 के चुनाव विधानसभा चुनाव की बात करते हैं और पहले के अगर हम लोकसभा चुनावों की भी बात करते हैं तो एक सिनेरियो जो पहले देखा जाता था कि जातिगत राजनीति और छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन इस मर्तबा हमने जातिगत राजनीति भी देखी है छत्तीसगढ़ में और कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग को साधने की कोशिश भी की। साहू समाज से भी अपना प्रतिनिधि उतारा, कुर्मी समाज से भी, आदिवासियों को वोट लेने के लिए भी मतलब उनको भी प्रतिनिधित्व दिया है, उस वर्ग से भी कैंडिडेट चुना है। क्या यही सिनेरियो हमें लोकसभा में भी देखने को मिलेगा या कुछ अलग देखेंगे? नहीं, अब ऐसा है कि कांग्रेस का हाथ सबके साथ, कमल फूल कहते हैं कि हमारा अंतिम व्यक्ति का विकास, कमल भाजपा सबके साथ। अब ये सबके साथ और सबके विकास और फिर उसके बाद आ जाती है वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स में कई प्रकार की राजनीति उसी बहाने कर लेते हैं और उसके बाद ये भी दावा करते हैं कि हम सबको साथ करके सबको लेकर के चल रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था होती है। परंतु हकीकत में पिछले कुछ समय से स्थानीयवाद और जातिवाद के गुणा भाग को इन राजनीतिक दलों ने छत्तीसगढ़ में बोया है, जो कि थोड़ी सी छत्तीसगढ़ के तासीर के विपरीत है। और छत्तीसगढ़ की राजनीति अगर अच्छी करनी हो तो इन राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को थोड़ा सा सोचना और समझना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार की कड़वाहट से हमारी प्रदेश की जो तासीर है वो दूसरे किस्म की राजनीति में परिवर्तित हो जाएगी। और उसका थोड़ा सा संकेत इस प्रकार के ये कहना चाहिए कि गैर वाजिब राजनीति जो पिछले 15 सालों में जिस प्रकार से शुरू हुई थी एक दल के द्वारा, उस दल के साथ में प्रदेश की जनता ने किस प्रकार से क्या किया और इसके पहले भी किया। इसके पहले भी बड़े बड़े नेताओं ने जो छत्तीसगढ़ की जनता की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया, वो बड़े बड़े नेता बड़े बड़े वोटों से जीतते रहे, परंतु धीरे से ऐसे हारने लगे कि वो कभी उसके बाद जीते नहीं। तो छत्तीसगढ़िया यदि सबसे बढ़िया है तो छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दलों को चाहिए कि बढ़िया राजनीति करे, ऐसी अच्छी राजनीति करे कि यहाँ का रहने वाले सब लोग सुखी समृद्धशाली हों और उनका मन की भावना जो है, मैं बता दूं कि 18 साल हो गया राज्य गठन के पीछे जो कल्पना थी वो 18 साल में पूरी नहीं हो पाई है और उसके लिए दोनों दलों की सरकार रही है। दोनों पड़ोसी, दोनों मेरे आजू बाजू प्रवक्ता लोग हैं, दोनों दलों की सरकार रही है। अब उम्मीद करेंगे कि ये लोग कुछ करेंगे तो कुछ इनको अच्छा मिलेगा, परंतु अभी जिस प्रकार का दोनों दलों के अंदर जो चल रहा है वो दोनों के दावे 11 के 11 हैं और दोनों के 11 के 11 नहीं पाएंगे। ये स्थिति आज की है। बाकी आप इनके ऊपर छोड़ दीजिए, जैसा मेहनत करेंगे, जैसा प्रबंधन करेंगे, क्योंकि आजकल प्रबंधन पॉलिटिक्स भी चलता है एक और वोट बैंक पॉलिटिक्स भी चलता है, तो है ना। और कथनी और करनी में अंतर दोनों दलों का कितना बढ़िया रहता है हम तो देखते आ रहे हैं। तो दोनों के विवेक पर छोड़ देते हैं हम लोग, काहे को इनको सर्टिफिकेट दें। दोनों अपने अपने विवेक से अपने अपने दावे को प्राप्त कर ले, वो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल कौशल जी, क्योंकि जिस तरह से हम अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो लोकसभा में प्रतिनिधित्व भी सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का रहा है। अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो 10 सांसद इनके लोकसभा में पहुंचे थे और एकमात्र
कांग्रेस का जी जी, लेकिन वो एक अच्छा कारण वो 10 के 10 ये 3 चुनाव में इसलिए पाए कि कांग्रेस कमजोर थी, एक। और दूसरी चीज, इस छत्तीसगढ़ के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आंदोलन करने वाले कोई लोग हैं ना, भाजपा ने कोई ऐसा आंदोलन नहीं किया था राज्य निर्माण को लेकर के। आंदोलन करने वाले वो इस सत्ता का सुख 18 साल में नहीं कर पाए, वो सारे लोग बाहर रहे। उसमें से आंदोलनकारी में से एक ही आदमी एक बार मुख्यमंत्री बना, बाकी कहानी कुछ और है। जी बिल्कुल। उसमें अटल जी ने इसी रायपुर की लोकसभा में एक बार चुनाव में कहा था कि आप मुझे 11 का 11 सीट दे दो, मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य का जो सपना है उसको पूरा करूंगा। उन्होंने उस वादे को पूरा किया। उसके बाद इस राज्य में भाजपा की 3 बार 10-10 सीटें रही। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ के साथ में कुछ अपेक्षित रूप से, पूरा तो नहीं, परंतु उन्होंने थोड़ा सा राजनीतिक और आर्थिक रूप से इस राज्य के साथ में न्याय किया, मंत्रियों में भी अच्छा स्थान दिया। परंतु मोदी जी ने इस छत्तीसगढ़ के साथ में अन्याय किया, उसका नुकसान उनको मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि कौशिक जी मेरा सवाल भी यही था। मोदी जी ने नुकसान किया। जी, मेरा सवाल भी यही था कौशिक जी, क्योंकि जिस मोदी जी की सरकार आने के बाद किसानों को सबसे पहला झटका, जी मोदी जी की केंद्र में सरकार आने के बाद मई 2014 में उन्होंने शपथ ली और जून 2014 में उन्होंने एक चिट्ठी लिख दिया कि इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र था, वो झूठा साबित हो गया एक एक दाना धान खरीदी से। और हमारे प्रदेश के किसान एक एक दाना धान खरीदी से आज तक वंचित हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मोदी जी के फरमान के चलते इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि हम 5 साल बोनस देंगे। उसके कारण ये 5 साल बोनस देने के वादे से मुकर गए ये लोग। जी बिल्कुल, उनकी व्यवस्था में। जी, और जवाब ये हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, उन लोगों ने वहाँ कोई पहल भी नहीं उसका ये परिणाम जनता ने दे दिया। उसका जिस तरह से जो प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए था, और इसके अलावा मोदी जी के शासन का, मोदी जी प्रदेश से रहेगा तो वो भी नहीं मिला। केंद्र में कोई अच्छा कद्दावर मंत्री भी नहीं बनाया गया। गुप्ता जी, मेरा सीधा सवाल है कि डॉक्टर नहीं मिला। जी बिल्कुल, अटल जी के नहीं, मैं बता रहा हूँ, मोरारजी देसाई मंत्रिमंडल में 2 कैबिनेट मंत्री थे छत्तीसगढ़ से और 1 राज्य मंत्री। उसके बाद अटल जी के मंत्रिमंडल में 3 राज्य मंत्री थे। ठीक है ना, जबकि सांसद कम थे। और इस बार तो केंद्र में 13 सांसद भाजपा के थे, 13 में 1 राज्य मंत्री। ऐसी राजनीतिक उपेक्षा छत्तीसगढ़ की। बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं। सांसद दे दिया उनके कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके, उनके साथ ऐसी उपेक्षा। बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं गुप्ता जी। थोड़ा सा परिणाम प्रतिकूल तो पड़ेगा ही। बिल्कुल गुप्ता जी, जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह को राजनांदगांव से टिकट देने की, जो सांसद का टिकट देने की जो कवायदें चल रही हैं, अभिषेक सिंह भी हैं राजनांदगांव से, और मतलब किस तरह से देख रहे हैं कि आप क्या चाह रहे हैं कि मतलब अगर बेटे का टिकट कटेगा और अगर डॉक्टर रमन सिंह को दिया जाएगा तो क्लैशेस तो होंगे, मतलब क्या क्राइटेरिया क्या रखने वाले हैं आप लोग इस बार? देखिए, बड़ा स्पष्ट है, ये अभी ये प्रोसेस में है, किन सांसदों को टिकट मिलेगी, किनको टिकट मिलेगी, इट इज इन प्रोसेस। ये आप और मैं आज नहीं जानते तो उस पर कमेंट करना उचित नहीं होगा, लेकिन हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे व्यक्तियों को टिकट देंगे जो चुनाव जीत कर आएंगे। और अब भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में 11 में से 11 सीटें जीत कर आएगी। और ठीक है, मैं मान लिया कि ये बात का मैटर है, आप लोग उसको डिस्कस करेंगे और फिर आपको जो बेटर कैंडिडेट मिलेगा आप उसको टिकट देंगे। आप लोग चुनाव में किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं, क्योंकि 15 साल के विकास की तो हवा जनता ने निकाल दी और आप लोगों को सत्ता से बाहर निकाल के कांग्रेस को बैठा दिया है, उसको सरताज बना दिया है, तो किन मुद्दों को लेके जाएंगे, क्योंकि 15 साल के विकास की तो हवा निकल गई है सर। देखिए, ये प्रजातांत्रिक देश है। इस देश पे अलग अलग नगर निगम का चुनाव, पंचायत का चुनाव का आधार अलग होता है, नगर पंचायत का चुनाव का आधार अलग होता है, नगर निगम का अलग होता है, विधानसभा और लोकसभा के अलग अलग आधार होते हैं। ठीक है। तो ये पूरा राष्ट्रवाद पर, राष्ट्रवाद पे आप नेशनल लीडरशिप पर, राष्ट्र के बारे सोच पर और राष्ट्र की फॉरेन पॉलिसीज, ये सारी चीजें होगी। और रोजगार, जो ईमानदारी और कमिटमेंट के साथ ये सारी चीजें, रोजगार भी इस पर जुड़ेगा, सारी चीजें होगी। और ईमानदारी, बेईमानी, कमीशन खोरी, ये नेशनल हॉरेंड, ये बहुत सारी चीजों से हटकर चुनाव होगा। बहुत सारी ब्लैक मनी,
ये सारे चीजें इश्यूज होंगे। जो राष्ट्र को लेकर राष्ट्र की परिकल्पना, राज्य का काम करने का एक अलग लिमिट है, राष्ट्र का एक अलग है। ये राष्ट्रीय चुनाव है, राष्ट्रीय आधार पर लड़ा जाएगा। ये सारे कमिटमेंट के साथ नेशनल लीडरशिप होगा इसका आधार। देश को कौन चला सकता है, कौन सी लीडरशिप चला सकती है और कौन प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, और वो प्राइम मिनिस्टर पूरे इंटरनेशनल लेवल पर भारत को क्या स्थान बना पाएंगे। आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे हैं। किरणमयी नायक जी। जी 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 देखिए मैडम, इनके पास नेशनल इश्यूज तो है ही नहीं, क्योंकि आज सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। राफेल घोटाले में 1,30,000 करोड़ का जो घोटाला है, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, कितना इन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त किया और किस तरीके से देश को नुकसान पहुंचाया है। ये सबको पैसा कौन फाइनेंस किया था? ये बिल्कुल चिदम्बरम साहब के कार्यकाल में सबको पैसा फाइनेंस किया गया था। अकाउंट में नहीं आए, इसको जनता देखेगी। और प्रति वर्ष 2 करोड़ का रोजगार, उस हिसाब से 10 करोड़ रोजगार दे नहीं पाए। जुमलेबाज पार्टी है और जुमलेबाजी पर ये पिछला चुनाव जीते थे, परंतु इस बार देश की जनता इनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। एक एक युवा उनसे अपने रोजगार के मुद्दे पर जवाब करने के लिए तैयार है। एक एक जनता जो अकाउंट में 15 लाख नहीं आए वो पूछने के लिए तैयार है कि आप नेशनल इश्यूज की बात करते हैं, परंतु केवल और केवल अपने सूट बूट वालों क्या आप हितैषी हैं, आम जनता के हितैषी नहीं है। मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। केवल विदेश यात्रा में उपलब्धि रही। 5 साल में इस प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। ये पहला मौका है ऐसा व्यक्ति का लीडरशिप जो केवल अपने मन की बात करता है, जनता के मन की बात नहीं सुनता, वन वे टॉकिंग करता है। ऐसे व्यक्ति के लीडरशिप में पिछली बार जनता इनके धोखे में आ गई थी। देखिए, भाषा का अमर्यादित स्वरूप करता है, ऐसा व्यक्ति करता है प्रधानमंत्री के लिए ऐसा भाषा शैली का उपयोग। इनके लिए आतंकवादी जी है, आप है, श्री है, गरीब आदिवासी सांसद बदतमीजी से बदतमीजी से इनके मंत्री पेश करते हैं, या इस पार्टी का चाल चलन और चरित्र है। ठीक है गुप्ता जी, देने वाली आतंकवादियों को जियो श्री बोलेंगे और इनके मंत्री हमारे प्रदेश में गरीब सांसद को बदतमीजी से बात करेंगे। मुद्दे को मत गुप्ता जी, मेरी बात सुनिए जी जनाब की भाषा शैली पे मत जाइए कि कितने आतंकी को जी कहा और जनाब मत जाइए। आप 1 साल पहले रविशंकर प्रसाद जो आपके कानून मंत्री हैं वो भी आतंकवादी को जी कहकर संबोधित करते हैं। वीडियो है सोशल मीडिया पे, वीडियो है सोशल मीडिया पे। मुद्दे को मत भटकाइए, मुद्दे पे रहिए। राजनीतिक दल का बदतमीजी का स्तर है। मुद्दे पे रहिए। किन लहजों में प्रयोग किया, यह इनके बदतमीजी का स्तर है। इसका प्रदेश की जनता जवाब मांगेगी। प्रदेश के आदिवासी से जवाब मांगेगी। एक आदिवासी को कितना अपमानित किया इनके मंत्री ने, एक आदिवासी सांसद के साथ कैसा व्यवहार किया है, यह बदतमीजी के लिमिट है। आप कल्पना करिए, गुप्ता जी सुनिए ना, गुप्ता जी सांसद गुप्ता जी चाल चरित्र चेहरे की बात मत कीजिए, चाल चरित्र चेहरे की बात मत कीजिए गुप्ता जी। हमने सुनिए ना गुप्ता जी कहाँ मुद्दों को लेके जा रहे हैं, सुन लीजिए गुप्ता जी। गुप्ता जी, आई एम हम्बली रिक्वेस्टिंग टू यू, प्लीज लिसन टू मी। चलिए सुनिए ना, मैं भी बता दूं कि चाल चरित्र चेहरे की बात ना की जाए कि किस सांसद के साथ क्या व्यवहार हुआ। प्रसन्न कबीर नगर की बात होगी तो यहाँ पे जूतम पैजार वाली बात भी होगी कि आपके ही सांसद ने विधायक को जूतों से पीटा। इसलिए कृपया सुनिए ना प्लीज, कृपया करके इन तमाम चीजों को मुद्दे को मत भटकाइए, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। आपसे सीधा मेरा सवाल है, मेरा सीधा सवाल है, किस दुर्व्यवहार से बात कर रहे हैं इनके मंत्री सर? सुनिए, मुख्यमंत्री और राहुल गांधी साथ बैठे हैं। किसी विपक्ष का नेता होने का मतलब इतना निचला स्तर नहीं होता किसी सोच का। क्या गुप्ता जी या राजनीतिक सोच बताती है इस राजनीतिक दल की। डिबेट आज इस प्रदेश के आदिवासी इसका सबक सिखाएंगे। इस चुनाव में आदिवासी लोग
बताएंगे आदिवासी का करवाना पड़ेगा मुझे, प्लीज। टाइम को खराब कर रहे हैं प्लीज, आप मुद्दे को भटका रहे हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे है कि भाई आप बताइए कि आप किन मुद्दों पे चुनाव में जा रहे हैं। आप सीधे सीधे बताइए। बेरोजगारी, जो देश का जो युवा है वो बेरोजगार है भाई, उसको सरकारी नौकरी, उसको सरकारी नौकरी चाहिए भाई, उसको सरकारी नौकरी चाहिए। मुद्दा का मूल आधार राष्ट्रवाद, विकास, भ्रष्टाचार विहीन, यह हमारा मुख्य मुद्दा है। और नीरव मोदी को और बाकी सारे लोगों को फाइनेंस चिदम्बरम साहब ने कराया था, और जब सरकार ने पैसा लेने के लिए दबाव बनाया तो यह हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए। नौकरी का नहीं बताएंगे आप, लोन दिए गए ये पता लगा। जीडीपी का नहीं बताएंगे, नौकरी का नहीं बताएंगे, किसान आत्महत्या का नहीं बताएंगे, बेरोजगारों को बहुत बड़ी बिल्कुल संख्या नहीं में बताएंगे। नौकरी दी गई है, नौकरी नहीं, रोजगार उपलब्ध कराया गया, भटकाया नौकरी की बात नहीं की गई थी, रोजगार उपलब्धता की बात की गई और थी। जनता को गुमराह करने का काम भी बखूबी करते हैं। कौशिक जी, आपका रिमार्क चाहूंगी। नहीं, मैं तो अभी जिस प्रकार से, जिस उत्तेजना, जिस अति उत्साह से बोल रहे हैं, विषय से अलग मुद्दे पर बोल रहे हैं, यहाँ जिसकी चर्चा नहीं हुई उस पर बोल रहे हैं, तो उसकी पुराण को पहले पूरा होने दीजिए। क्या यह उचित था? वह वक्तव्य दिया गया, वक्तव्य सांसद के लिए दिया गया वक्तव्य उचित था? अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने उस विषय पर कुछ बोला क्या? या अभी बोला क्या? हम आधार जो मुद्दे चुनाव का आधार, उसको इशू बनाएंगे, हमने बताया। गुप्ता जी, आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू प्लीज। गुप्ता जी, कंक्लूडिंग रिमार्क। मुद्दा बहुत रहेगा। जिन 12 मुद्दों को लेकर के पिछली लोकसभा चुनाव में आए थे, वो 12 मुद्दे वहीं के वहीं खड़े हैं। देश इनसे जरूर पूछेगा। जी बिल्कुल, और पूछना भी चाहिए। और वो 12 मुद्दे कहाँ हैं? कहाँ है मजबूत लोकपाल? कहाँ है मजबूत लोकपाल? कहाँ है स्वामीनाथन कमेटी? कहाँ है महंगाई? किसको दिए रोजगार? बिल्कुल। कहाँ आया विदेशों से काला धन? बहुत बोले थे। बिल्कुल। कहाँ है नक्सल पॉलिसी आपकी? इंटरनल सिक्योरिटी के मामले पर लेकर के आज तक केंद्र सरकार का ब्लूप्रिंट तैयार नहीं है। कितनी बड़ी बात है। जी बिल्कुल, वाकई में। और तो ये सारे मुद्दे रहेंगे, ये सारे मुद्दे रहेंगे। कई 12 मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों को लेकर के, महिला आरक्षण बिल कहाँ गया? बहुत बोलते थे। आरक्षण को लेकर के जो चीज इन्होंने जो चुनाव के समय आने के बाद जो किया है, उस आरक्षण में संविधान की जो व्यवस्था है उस ऊपर से ऊपर चले जाएंगे आरक्षण को लेकर के। बिल्कुल। कौन सी गणित खेल रहे हैं? आरक्षण को लेकर तो देखिए मैडम, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी कर लेंगे, परंतु अब जनता इनको माफ नहीं करेगी। जो लोग भी वोट बैंक पॉलिटिक्स करेंगे, चाहे जो भी राजनीतिक दल हो, उसको अब जनता समझ गई है, वो बढ़िया से सबक सिखाएगी। बिल्कुल। किरणमयी नायक जी, बहुत संक्षेप में, क्योंकि वक्त की बेहद बहुत कमी है। 33% आरक्षण की बात हर पार्टी करती है कि हाँ, हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाएंगे। क्या इस बार हम 11 सीटों में कम से कम 6 महिलाओं को देखेंगे प्रतिनिधित्व करते हुए, या उनको टिकट दिया जाएगा कम से कम? देखिए हमारी पार्टी ने पहले ही तय कर रखा है, राहुल जी ने, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार महिला दावेदार हर लोकसभा सीट में पैनल में है, और इस बार मेजॉरिटी में मिलेगा। और सरकार आने पर महिला आरक्षण बिल हमारी पहली प्राथमिकता होगी। मिनिमम इनकम ग्रुप को न्यूनतम गारंटी देने का भी वादा कर चुके हैं, और किसानों का कर्जा माफ पूरे देश भर में करने का भी निर्णय लिया हुआ है माननीय राहुल जी ने। तो इन जिम्मेदारी के मुद्दों पर बिना जुमलेबाजी के और वादा करने पर जो कहा सो किया, इस नारे पर और वक्त बदलाव के नारे के साथ हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री हम देखेंगे। गुप्ता जी, बहुत संक्षेप में बताइएगा, बहुत संक्षेप में, बहुत लंबा आंसर नहीं चाहूंगी आपसे। कितने, अगर हम प्रतिनिधित्व की बात करें, 33% आरक्षण की बात की जाती है, आप कितनी महिलाओं को टिकट देने वाले हैं? सीधा सवाल। दिखता नहीं है। जो ड्यू कोर्स में जो महिलाएं जीतने वाले होंगे उन्हें दिया जाएगा। और पिछले समय भी हमारी यहाँ से हमारे एक महिला सांसद हैं, 2 महिला सांसद हैं इस प्रदेश से। अभी ये हमारा प्रतिनिधित्व और उससे बढ़ाया जाएगा, इस प्रतिनिधित्व को अभी और प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी पूरे कमिटमेंट के साथ, राष्ट्रवाद, ईमानदारी, कमिटमेंट, देखिए अभी टिकट आ जाने में दिख जाएगा आपको। अभी हमारे 2 सांसद हैं। सर, नौकरी का बताते, देखिए आपको बता दूं, राष्ट्रवाद, ईमानदारी, कमिटमेंट। सर देखिए आपको बता रहे हैं ना, महंगाई
यहाँ तक आपने सरकारी नौकरियां तक खत्म कर दी है देश में से। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। गुप्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया, कौशिक जी आपका भी शुक्रिया और किरणमयी नाइक जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये हमने देखा कि किस तरह से उम्मीदवारों पर सिर फुटबॉल की नौबत तो